हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूंगा। क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ध्यान से समझिएगा क्या सीक्वेंस होती है, किसको आप लोग सीरीज बोलेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल नहीं कर पाएंगे आप अच्छे से। तो पहले बेसिक सीखिए और शेयर सभी से कर दीजिए जो भी क्लास 11th में आपकी बार में है। देखिए बेसिकली मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 2,4, 6,8 और ऐसे एक ये चल रहा है, नंबर्स ऐसे चल रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं 1, 4, 7, 9, 15, ऐसे कुछ नंबर जा रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि सीक्वेंस होती क्या है। नाम से ही आप पता चल रहा है सीक्वेंस मतलब जैसे हम क्लास में कोई एक पैटर्न बना देते हैं कि भाई रोल नंबर वाइज सब बैठेंगे एग्जाम्स में, तो वो एक सीक्वेंस हो गया, एक फिक्स्ड सीक्वेंस, फिक्स पैटर्न हो गया वो। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, देखो इसमें पहला नंबर 2 है, सेकंड नंबर कितना है 4, यानी कि मैंने क्या किया होगा, 2 को या तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा या 2 ऐड कर दिया इसमें। अब 4 से 6 पर मैं कैसे पहुंचा, देखो 2 से 4 पर मैं +2 करके पहुंच गया, 4 से 6 पर मैं कैसे पहुंचा, ये भी +2 करके पहुंच गया, 6 से 8 पर मैं कैसे पहुंचा, ये भी मैं +2 करके पहुंच गया, और ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, नंबर्स हमारे पास में। तो अब आप इसमें देखोगे कि इसमें एक फिक्स नंबर को हमने ऐड करा है और नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है, यानी कि 2, 2, 2 सब में ऐड करा है, हमारे पास फिक्स नंबर हमने ऐड करा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक सीक्वेंस बोल देते हैं। तो ये एक एग्जांपल किसका हो गया, सीक्वेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। वाइल अगर आप दूसरे वाले में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 1 है, 1 से 4 गए तो कितना मेरे पास है, +3, यानी कि 3 ऐड करा हमने। 4 से 7 गए तब भी मैं देखूंगा कि +3 ऐड कर रहा है इसमें, लेकिन 7 से 9 जाओगे तो प्लस का 2 ऐड हो रहा है, और 9 से 15 जाओगे तो प्लस का 6 ऐड हो रहा है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं होगी। सीक्वेंस का मतलब हो गया एक फिक्स पैटर्न में नंबर आ रहे हैं, किसी में अगर 2 ऐड किया है तो सब में 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 ऐड करा है तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। ये तो बात हो गई सीक्वेंस की। अब बात कर लेते हैं सीरीज की, कि भैया सीक्वेंस तो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये सीक्वेंस है जिसका फिक्स पैटर्न आता है, और जिसका फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा उसको सीरीज बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों एग्जांपल हो गए कि सीक्वेंस है या सीक्वेंस नहीं है, बस इतना ही है। आगे सीरीज की बात कर लेता हूं। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, अब बात करेंगे हम सीरीज की। तो भैया जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही है, अगर इसी सीक्वेंस को मैं लिख देता हूं ऐड करके, मैं लिख देता हूं ऐड करके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी को हम बोल देंगे सीरीज। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, सीरीज। पूरा क्लास 11th का और पूरा क्लास 12th के चैप्टर्स को मैं कंप्लीट यहां पर करवाने वाला हूं विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आज से मान लीजिए ध्यान से पढ़िए हर एक चीज को, हर एक प्रश्नावली को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके चीजों को। तो इसको मैं सीरीज बोल देता हूं। अब ये सीरीज भी किस टाइप की सीरीज है, तो आप देखोगे सर ये नंबर है ना बहुत दूर तक जा रहे हैं, मतलब ये हमारे पास इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई, फाइनाइट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया सीक्वेंस और सीरीज का। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपने सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये पढ़ा होगा सभी लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है, बट हम यहां एपी नहीं पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी के बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। क्लास 11th में पूरा जीपी हमारे चलता है, क्लास 10th में एपी हमारा चलता था। ठीक है, तो जीपी क्या होता है अब ये समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा रिकॉल करिए अपने एपी वाले पोर्शन को, उसी से हम जीपी भी बना देंगे। ठीक है, उसी से हम जीपी भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए उसी से जीपी भी बनाएंगे और उसी से एपी भी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, बात कर लेते हैं जीपी की। एक सीक्वेंस हमारे पास है, मान लीजिए। ठीक है, ए हो गया, A1 हो गया, सेकंड नंबर A2 हो गया, थर्ड नंबर A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे चलती जा रही है कोई सीक्वेंस। अब कैसे पता लगेगा कि ये जीपी है या नहीं है, तो एपी के लिए क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे। समझ रहे हैं आप बात को, एपी के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे, यानी कि डी का वैल्यू। यहां पर क्या निकलेगा, कॉमन रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा यहां पर, कॉमन रेशियो निकलेगा
जिसको आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। अब ये आर कैसे निकलेगा? किसी को याद हो कि हम डी कैसे निकाला करते थे? डी कैसे निकाला करते थे? सेकंड नंबर में से फर्स्ट माइनस करके, थर्ड में से सेकंड माइनस करके, मतलब सब्ट्रैक्शन किया जाता था। लेकिन कॉमन रेशियो में क्या करेंगे? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इसमें डिवाइड होता है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डी आर निकलेगा। जैसे मैं A3 और A2 कर सकता हूं, A4 और A3 कर सकता हूं, तो ये कॉमन रेशियो निकलता है। सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म आप सभी लोगों को पता है, किसी भी एपी में या जीपी में जो पहला नंबर होता है, जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर नहीं टर्म बोल देंगे, फर्स्ट टर्म होता है। इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या फर्स्ट टर्म होता है, क्या कॉमन रेशियो होता है। इसके बाद में जैसे हमने एपी में पढ़ा था, नंबर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, वैसा ही कुछ यहां पर भी आने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या होता है, इसको सभी लोगों को इतना नॉलेज होगा, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज को, और आपने अच्छे से निकाला भी इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आता है n टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। nth टर्म निकालना है हमें किसी भी जीपी का, तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, अगर मेरे पास जीपी क्या चल रही है, A1, A2, A3 और ये कहां तक जा रही है, AN। ठीक है, ये एक जीपी दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है, ये एक सीक्वेंस है और ये किसमें है, जीपी में है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an हमारे पास क्या होगा, अभी कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, अब की बार आएगा a r की पावर n माइनस 1। ध्यान दे लीजिएगा, अगर जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, सवाल उसके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू में r की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी जीपी का सिक्स्थ टर्म निकालना है, मतलब a6 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a r की पावर 6 माइनस 1, क्योंकि n का मान कितना है, 6, तो मैं बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूं, a r की पावर 5। a6 पूछा है तो a r की पावर 5। ऐसे ही अगर a8 पूछा है तो a r की पावर 7। ये हो जाता है हमारा nth टर्म, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, n मतलब कौन सा टर्म आपसे पूछा गया है। अगर मैं जनरल फॉर्मेट देखूं, ठीक है, जनरल फॉर्म देखूं किसकी, जीपी की, जनरल फॉर्म जीपी, पहला टर्म a होता है, दूसरे टर्म यानी a2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर a2 लिखूंगा तो a2 लिख लूंगा, लेकिन a2 को और क्या लिख सकता हूं, ar लिख सकता हूं, a3 को क्या लिख सकता हूं, ar स्क्वायर, ar3। ऐसे मैं जीपी बना सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दे रखा है, बहुत सारे सवाल आएंगे। बट आपको याद रखना है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये तो हो गई यहां पर nth टर्म के जनरल फॉर्मूला और फॉर्मूला की बात। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ेंगे, सम के बारे में बताऊंगा, सम के फॉर्मूले, और जब क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बहुत इजी तरीके से, तब आप पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे बहुत आसान से। ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज में सम निकालने के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये तो nth टर्म की बात करी है, सम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सम निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स। अब n में वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो सम ऑफ सम टर्म्स भी बोल सकता है, n नहीं बोल रहा है तो सम भी लिख के दे देगा। सम मतलब SUM वाला सम नहीं, वो ये लिख सकता है सम टर्म्स, सम टर्म्स, उसका मतलब भी है n टर्म्स की बात हो रही है। अब देखो बेसिकली है ना, SN निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है a r की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब r ग्रेटर देन 1 हो। r का जो मान आएगा, कॉमन रेशियो आएगा, अगर एक से बड़ा आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। और अगर s, ठीक है, r का मान 1 से छोटा है, अगर r का मान 1 से छोटा है
तो हम यूज करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर हो जाएगा जब आर एक से छोटा हुआ। तो अब आप आर निकाल लोगे तो पता चल जाएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर किसी सवाल में अगर आर ही ना पता हो, अगर हमारा आर ही कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा है, एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, तब कौन सा लगाएंगे? तो भैया लगा कोई सा भी सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, किसी में कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, आंसर सेम ही आएगा, कैलकुलेशन का बड़ा फर्क पड़ेगा। बाकी आप ये यूज करोगे तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है, ये यूज कर सकते हो आराम से, बाकी दोनों में आंसर आएगा, आंसर दोनों में आएगा, बट कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, ये दो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, दोनों को नोट कर लीजिए, जो आपके क्लास 11th की बात कर रहे हैं दोनों को आप नोट कर सकते हैं। इसके सारा इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, पहले बेसिक सीख लीजिए सारी चीजों का, बेसिक क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। अब हमारे पास आता है मान लो, बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको कभी भी सवाल में कुछ ऐसा दे रखा हो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स और गिवन हो वैल्यू, और आपको ये नहीं पता कि वो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से हैं, तो आपको लेट करना पड़ेगा, चाहे 3 टर्म्स हो चाहे 4। तो अगर सिर्फ सम दे रखा है सवाल में सिर्फ सम की ही बात करी जा रही है, तब आप टर्म्स को लेट कैसे करोगे? पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा ए आर लेट कर लो, ए आर स्क्वायर लेट कर लो और ए आर 3 लेट कर लो, ऐसे टर्म्स लेट कर लेना आराम से। लेकिन ध्यान रखना, जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 या 4 टर्म्स ये गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, तब आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप अगर 3 की बात करी जा रही है, 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, इससे ज्यादा नहीं देगा, 3 टर्म्स की बात कर लेता हूं। तो 3 टर्म्स देखो, पहला तो ए मानना जो इसमें माना था, अगला ए आर मान लेना, और एक और आप रिवर्स में मान लेना, ए अपॉन आर मान लेना, इसका रेसिप्रोकल मान लेना, क्योंकि आपको पता है कॉमन रेशियो आर चलेगा, डिवाइड करेंगे आर आएगा, तो पीछे भी जा सकते हो आगे भी जा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा भाई? आप बोलोगे सर अगर प्रोडक्ट है तो यही क्यों यूज कर सकते हैं, क्या ये नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या होगा, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती, इससे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। उससे क्या होगा, देखो प्रोडक्ट अगर दे रखा होगा तो आप काट सकते हैं आर से आर, तो आंसर सीधा एक ही फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 टर्म्स की बात करी जाएगी, अगर 4 टर्म्स की बात, तो ए तो लेना ही है, शायद ए आर ले लीजिए, इससे अच्छा, ठीक है। एक ले लीजिए ए आर स्क्वायर, ठीक है, एक ए आर ले लीजिए, एक ए आर स्क्वायर। अब पीछे भी क्या लेना पड़ेगा, एक ए बाई आर, एक ए बाई आर स्क्वायर ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, टर्म्स को लेना है। अगर सिंपल एडिशन ही दिया है तो आप नॉर्मल मान के चलिए, इस टाइप में दिया है तो आप रेसिप्रोकल वाले मानोगे, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। उम्मीद करूंगा यहां तक की चीजें सबको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बहुत सारे सवाल इन्हीं के ऊपर है, मैं इंप्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा। किसी का कोई भी डाउट होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में, कमेंट इस वीडियो में जरूर कर देंगे। अभी एक लास्ट चीज बचती है आप लोगों के लिए इस जीपी में, वो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको ये सीक्वेंस एंड सीरीज सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन, एएम की बात कर लेते हैं। और एएम क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है ए और बी, इसके बीच में हमसे कोई पूछा है कि कोई एक नंबर फाइंड करके बताओ, ए और बी के बीच में ए और बी भी कोई नंबर है, ताकि ये पूरा जो तीनों नंबर है ये एक एपी में आ जाए, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी बन जाए। अब एपी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए तो एपी कहलाती है। तो एएम यानी कि ये मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2। आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि 2 और 81 इनका आप अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा भैया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसका am मैं कैसे निकालूंगा? 2 प्लस में 81 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 83 डिवाइडेड बाई 2 इज द राइट आंसर। तो ये टाइप की बात मैं कर रहा हूं,
ठीक है, ये तो हो गया एएम की बात। अब आ जाते हैं जीएम। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएम की बात कर लेते हैं। यहां पे जीएम भी बहुत आसान है और जीएम के सवाल भी अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। वही सेम चीज, दो नंबर है, एक ए है एक बी है, इसके बीच में मैं एक नंबर डाल रहा हूं कोई भी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एक तो ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये निकलेगा कैसे, ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा कैसे? देखिए, कभी भी अगर मुझे जीएम निकालना है, ठीक है, जीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जीएम हमारे पास होता है अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। और अगर मैं इसको दूसरे रिलेशन में लिखूं तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये भी हो जाएगा हमारे पास में। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि ए बी सी 3 नंबर जीपी में होंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर कोई भी 3 नंबर जीपी में है, तो मैं कह सकता हूं कि जो बी स्क्वायर होगा एसी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, यही ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं इसमें, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं क्लास 11th में, तो ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि अंडर रूट में ए बी होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं स्पेशल चीज इस सवाल में। देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, और इसके बीच में मैंने क्या किया है, n टर्म्स डाल दिए हैं, n ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए हैं इन दोनों के बीच में। अब आप एक दिमाग लगाओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टर्म्स कितने होंगे इस वाली सीक्वेंस में, टोटल टर्म्स कितने होंगे ऊपर वाली सीक्वेंस में, तो मैं सोचूंगा कि n टर्म्स तो हमने डाले हैं और एक ये है और एक ये है, मतलब टोटल n और प्लस में 2, टोटल n प्लस में 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n प्लस में 2, क्योंकि मैंने n तो बीच में ही डाल दिए हैं। ठीक है, n तो मैं बीच में डाल चुका हूं, और एक ये है और एक ये है, मतलब टोटल टर्म्स मेरे पास n प्लस 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया n प्लस 2 कितने हैं, टोटल टर्म्स हैं, और टोटल टर्म्स को ही हम क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म भी वही होता है, जो भैया टोटल होगा वही तो लास्ट होगा। जैसे किसी सीक्वेंस में टोटल 20 टर्म है, तो 20वां पद ही तो लास्ट हुआ ना उसका, तो ये लास्ट टर्म भी है। और ये लास्ट टर्म किसके बराबर होगा, इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट क्या है, b, यानी कि a n प्लस 2 किसके बराबर होगा, a nth टर्म किसके बराबर होगा, 6 के, b के बराबर होगा। मैंने 6 लिख दिया गलती से ना, b है ये। अब nth टर्म निकालते कैसे हैं ये भी देखो आप, इससे एक फॉर्मूला बना रहा हूं ताकि सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, nth टर्म कैसे निकलता है, a r n माइनस 1 होता है बराबर b, ये हो जाएगा a r n प्लस 1 बराबर b, तो r n प्लस 1 कितना हो जाएगा, b बटे a। अब अगर ये पावर उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, देखो जैसे तुमने सीखा होगा a क्यूब बराबर 27 है, अगर a निकालता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये पावर रेसिप्रोकल में चली जाती है। ऐसा ही कुछ यहां से r निकल जाएगा, सीधी सी बात है, b बटे a 1 अपॉन में n प्लस 1। इस फॉर्मूले को याद रख लो, बहुत आसान सवाल होने वाले हैं। अगर कॉमन रेशियो डायरेक्ट निकाल लिया तो आप बीच वाला कोई भी टर्म निकाल के बता सकते हैं। ऐसा एक सवाल भी है एक्सरसाइज 8.2 में, ध्यान से देखिएगा। दे रखे हैं दो नंबर 3 और 81, इसके बीच में दो नंबर हमें इंसर्ट करने हैं ताकि ये सारे जीपी में हो जाएं। 3 और 81 के बीच वाले दो नंबर निकालने हैं ताकि ये चारों नंबर एक जीपी बन जाए। अब डायरेक्ट अगर मैं निकालूंगा तो मैं पहले कॉमन रेशियो निकालूंगा। भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, तो मुझे अगर ए और आर पता चल गया तो मैं सब कुछ बता सकता हूं इस सवाल में। आर कैसे निकलेगा, बी बटे में ए, ये ए है और ये बी है, तो यानी कि 3, इसकी पावर है 1 अपॉन में n प्लस 1। आप सोचोगे सर ये n क्या है, n है कितने नंबर डाल रहे हो आप बीच में, यहां 2 डाल रहा हूं तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा, ये काटेंगे 27 टाइम्स जाएगा और ये हो गया 1/3। अब आपको पता है 27 की क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, मतलब r आ गया 3। बहुत आसानी से आप r निकाल सकते हैं। अब वैल्यू रख दो, a भी पता है तुम्हें, r भी पता है, a 3 है, 3 को 3 से करेंगे यानी कि ये टर्म हमारे पास आएगा 9, ये टर्म्स आएगा 27। बहुत इजी वे में इसको ध्यान रख लो तो आप आराम से जीपी के जीएम के सवाल बता सकते हो। तो ये कंप्लीट बेसिक था सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का।
पूरा बेसिक जो क्लास 11th में आप लोगों के काम आने वाला है, हर एक चीज मैंने बताई है। अब यही बेसिक नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, आपको जीपी को इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। तो शेयर सभी से कर दीजिए ये वीडियो को, जो भी क्लास 11th में है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।